हेलो एवरीवन, वेलकम टू J1 द नंबर 1 IIT JEE यूट्यूब चैनल बाय टीम उड़ान। तो आज के इस सेशन में हम बहुत ही एक स्पेशल चीज करने वाले हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर का फंडा अगर आपको आता भी है तो ये फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक और सिचुएशन है जिसमें सेकंड फार्मूला भी बनता है। और इनफैक्ट आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सारे क्वेश्चन स्फेरिकल कैपेसिटर्स पे है, लेकिन बहुत सारे इनमें से कंसेप्ट्स जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स को भी नहीं आते हैं। तो चलिए चालू करते हैं अपने इस सेशन को विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि सबसे सिंपलिस्टिक प्रॉब्लम है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बनता है स्फेरिकल कैपेसिटर का। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका आंसर अपने से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता है। जो बच्चे टीम उड़ान से रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको डेफिनेटली ये क्वेश्चन एक झटके में आ जाएगा। एक बार डायग्राम देख लेना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेना, ABCD अपनी लाइव चैट में आंसर कर देना है ना। तो ये सिचुएशन क्या होती है बच्चों, एक स्टैंडर्ड सिचुएशन होती है जिसमें दो स्फीयर्स है ना, अंदर वाला स्फीयर +Q चार्ज रखता है और बाहर वाला स्फीयर -Q चार्ज रखता है। +Q -Q में से -Q वाले शेल को हम अर्थ भी कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल का 0 होना। और इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर्स की R1 R2 की टर्म्स में कितनी होती है, एक बार अपना आंसर जरूर लाइव चैट में लिख देना कि दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, R2 > R1 है, कॉन्सेंट्रिकली इन एयर प्लेस्ड हैं एंड +Q चार्ज आपने अगर सिर्फ अंदर वाले को दिया है, बाहर वाले को इनफैक्ट नहीं भी दिया है कोई चार्ज, है ना। बाहर वाले को अगर आपने कोई चार्ज नहीं भी दिया है तो भी उस पर एक चार्ज आ जाता है। अर्थिंग का भी कंसेप्ट किसी ने अगर मिस किया है अपने पुराने लेक्चर्स में तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आई होप एटलीस्ट यहाँ पे सभी लोगों ने ए आंसर कर दिया है, क्योंकि ए आंसर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये वाला आंसर सभी लोगों को याद भी होगा, रटा भी हुआ होगा, बट ये आंसर भी बनता है किस सिचुएशन में, अलग अलग टाइप के आंसर्स बनते हैं, वो हम आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में देखने वाले हैं ना बच्चा। तो ये किसी को नहीं पता है तो कैसे आता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि +Q चार्ज आपने अंदर वाले को दिया है और बाहर वाले को अर्थ कर दिया है। मतलब बाहर वाले पे शुरू में कोई चार्ज नहीं दिया है, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर को +Q चार्ज दिया है। एंड हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ रखे हैं जैसे कि गॉसेस लॉ, और उसकी वजह से क्या होता है कि ऑपोजिट सरफेसेस पे ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं ना, तो +Q के ऑपोजिट में -Q आना ही पड़ता है। ये एक काइंड ऑफ रूल होता है, बट वो कैसे आता है वो भी समझना है हमें। अर्थिंग की वजह से आता है, क्योंकि सेकेंड वाला जो आपका स्फीयर है वो अर्थड है, मतलब कि उस पर पोटेंशियल का 0 होना जरूरी है। तो आप क्या बोलेंगे, इस पे लेट से कोई Q' चार्ज आ गया है बेटा, है ना। अब Q' चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सिंस पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड R2 है ना, इसको अपन सेकेंड स्फीयर बोल देते हैं, इसको फर्स्ट स्फीयर बोल देते हैं। तो सेकेंड स्फीयर V2 शुड बी 0। तो V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे कि आप सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो कि R2 डिस्टेंस है उसके बेसिस पे निकालेंगे। मतलब जो अंदर वाला स्फीयर है उसका +Q चार्ज R2 डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर कितना पोटेंशियल बनाता है, तो KQ / R2 एक फॉर्मूला है, शेल के लिए भी लगता है, स्फीयर के भी लगता है, आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। +Q की वजह से KQ / R2 डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि सेंटर से सेकेंड शेल R2 डिस्टेंस पे है, फर्स्ट स्फीयर से भी R2 डिस्टेंस पे है। साथ ही साथ हमें पता है कि जो Q' चार्ज है वो अपने ही सरफेस पे यानी कि R2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे KQ' R2 बनाएगा। और क्योंकि ये अर्थड है, इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो इस चीज को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास Q' = -Q आ ही जाता है, जो कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, बट कैसे आता है ये भी हमको मालूम होना चाहिए, नंबर 1 थिंग, है ना। नंबर 2, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे, तो याद करो कैपेसिटेंस का जो फंडा होता था, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता था वो होता था कि कितना चार्ज आपने पॉजिटिव प्लेट को दिया है डिवाइडेड बाय कितना पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में, है ना। Q/V फॉर्मूला आपको याद होगा, बट रिमेंबर V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कैपेसिटर चैप्टर में, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन V पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करने के लिए बताते थे, और V+ और V- का डिफरेंस ये होने वाला है। तो V+ तो ये हो गया अपने पास, V- तो सॉरी ये हो गया अपने पास। V+ कितना है, यहीं पे ध्यान देना कि V+ कितना है हमारे पास, यहीं पे लिख दूं मैं,
हाउ मच इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, विच इज द पॉजिटिव प्लेट, अंदर वाली प्लेट है ना, V1 कितना है। तो V1 की वैल्यू अगर हम यहीं पे लिख दें, V1 की वैल्यू अगर हम यहीं पे लिख दें, V पॉजिटिव प्लेट है, तो वो हो जाएगी K, ध्यान देना अब यहाँ पे कैपिटल Q का सरफेस है ये, है ना, कैपिटल Q चार्ज जो कि R2 पे फैला हुआ है उसका सरफेस है ये, तो R1, और माइनस Q चार्ज का ये अंदरूनी पॉइंट है ना, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, 1 वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए बाहर वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे हम, बाहर वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन अंदर वाले पॉइंट पे वही होता है जो उसकी सरफेस पे होता है बेटा, राइट। तो K माइनस Q चार्ज अपनी सरफेस पे R2 पोटेंशियल बना रहा है, माइनस KQ बाय R2, और ये इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ बाय R1 माइनस KQ बाय R2 एंड V नेगेटिव 0 है ना, अर्थ किया हुआ है इस वजह से 0 है, V नेगेटिव 0 है एंड V पॉजिटिव की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। तो इनको सॉल्व करके यहाँ पे आपको पता है कि Q कैंसिल हो जाता है, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, लाइक द कॉमन मिथ, कई लोगों को लगता है कि इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट चार्ज कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ये जरूर हम बोल सकते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। अपन ने कैपेसिटर के लेक्चर में इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो समझ में आ रहा है। अगर आपने ये डेरिवेशन कभी नहीं देखा है तो एक बार लिख लेना, सही रहेगा, है ना। एलसीएम लेके R2 माइनस R1 डिनोमिनेटर में आ जाता है, और R2 माइनस R1 के साथ जो K आ रहा है कॉलम्स कांस्टेंट, उसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म है वो हमको बन जाएगी, और आंसर इसका A आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड है, इस तरह से होता है, ठीक है बेटा। तो ये A आंसर जिन्होंने भी लिखा है दे ऑलरेडी नो अबाउट दिस। बट आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज हम क्या करने वाले हैं कि एक सिचुएशन में ये भी आंसर बनता है, किसी सिचुएशन में कुछ और भी आंसर बनता है। तो इस तरह की जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता था काफी टाइम से, तो आज मौका मिला है, तो ये वीडियो हम आज बना रहे हैं, ठीक है बेटा। कि आप अगर जे एडवांस एस्पिरेंट हैं, जे मेन एस्पिरेंट भी हैं, तो भी ये फॉर्मूला आपको बोर्ड के बच्चों को भी पता होता है, लेकिन और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं उनको नहीं पता होता है। तो अर्थिंग का कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। एक बार मैं पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तरह से ध्यान देना, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी चार्ज अंदर वाले स्फीयर पे दिया है प्लस Q है, देन बाहर वाले स्फीयर पे ऑटोमेटिकली माइनस Q आ जाएगा अगर वो अर्थड है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो पोटेंशियल को 0 करने के लिए आपको पता है कि प्लस Q का कंट्रीब्यूशन R2 डिस्टेंस पे KQ बाय R2 होता है। यहाँ देखो, इसके सेंटर से R2 डिस्टेंस पे आप हैं, R2 ये पूरा वाला रेडियस है ना। तो R2 डिस्टेंस पे प्लस Q का कंट्रीब्यूशन एंड माइनस Q का कंट्रीब्यूशन उसकी ही सरफेस पे, जो कि R2 डिस्टेंस पे ये सेंटर से KQ बाय कैपिटल R लिखते थे, याद होगा आपको, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये वैसे भी 0 आता है, इसका मतलब आपको प्लस Q माइनस Q चार्जेस मिल जाएंगे, है ना। और हमने कैसे किया है, हमने जो डेरिवेशन किया है वह C इक्वल टू Q बाय V फॉर्मूले से किया है, जिसमें चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे आपने Q दिया है, V की वैल्यू हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का डिफरेंस लिया है ना। और पॉजिटिव प्लेट पे क्या पोटेंशियल था बेटा, पॉजिटिव प्लेट मतलब अंदरूनी प्लेट पे क्या पोटेंशियल था, V पॉजिटिव कितना है, Q का यहाँ पे देखना ट्रिक यहीं पे है कि Q का R1 सरफेस पे, Q का R1 पे है, और माइनस Q के अंदरूनी पॉइंट पे हो आप, है ना। जब आप पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहे हो तो पूरे माइनस Q को ध्यान से देखो, उसके अंदर में है ये पॉइंट। तो आप एक स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल कितना होता है, स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, बाहर वाला पार्ट शेल होता है, अंदर वाला सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है और हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। स्फेरिकल कैपेसिटर इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर वाला सॉलिड या हॉलो भी हो सकता है R1 रेडियस का, और बाहर वाला कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल होना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बाहर वाले को शेल नहीं रखेंगे तो फिर अंदर में सामान कैसे भरेंगे, आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका क्या हो रहा है, अंदर वाला पॉइंट है। तो शेल के अंदर में कितना होता है, जो सेल की सरफेस पे होता है, मतलब R2 ही लिखेंगे हम यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये इक्वेशन जिसको भी समझ में आ रही है, इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला कैसे आता है, सभी को समझ में आ रहा होगा। और 1/R1 माइनस 1/R2 वाली टर्म भी कैसे आती है,
ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। बट देखना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्यू वगैरह कैंसिल होके एक इंटरेस्टिंग केस क्या आता है ना, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये एक चीज है जो कि आपको आना ही चाहिए बिफोर वी प्रोसीड। तो आपने अगर इसको नहीं लिखा है तो एक बार डायग्राम बना के लिख भी लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना जनता। स्क्रीनशॉट वालों, वो स्क्रीनशॉट फोन में रह जाएंगे, ज्ञान कभी भी दिमाग में नहीं उतर पाएगा अनलेस यू राइट देम एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप सेपरेटली। तो एक बार आप इस चीज को लिख लेना अगर आपको ये चीज ऑलरेडी नहीं आती है। बट यस, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि बच्चों हमेशा ग्राउंडिंग हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। अब आपको पता है कि हमने ये भी एक डेरिवेशन किया हुआ है क्लास में, जब हम ग्राउंडिंग नहीं करते हैं तब भी कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आता है, वही जो आपने अभी यहाँ पे देखा R1 R2 बाय R2 माइनस R1 वाला फॉर्मूला। यही फॉर्मूला देखो कब आएगा, जब अर्थ कर रखा है बाहर वाली स्फीयर को तब भी। और ये एक सेकंड केस है ना, ये एक अलग केस है। दिस इज अ केस नंबर 2 वी कैन से। आज की क्लास का ये केस नंबर 2। आप इन केसेस को एक अलग नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, हमने किसी भी स्फीयर को ग्राउंड नहीं किया है, ना अंदर वाले को ना बाहर वाले को। ठीक है, आपका अंदर वाला सॉलिड हॉलो हो सकता है, बाहर वाला शेल है, और आपने किसी को भी ग्राउंड नहीं किया। लेकिन इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम, कैपेसिटेंस निकालने का प्रॉपर तरीका क्या है, प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव प्लेट को, माइनस क्यू चार्ज नेगेटिव प्लेट को देना है ना। तो यहाँ पे हम प्लस क्यू और माइनस क्यू दे रहे हैं आगे से। यहाँ पे प्लस क्यू सिर्फ दे के खत्म नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू भी हमें देना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि कैसे अगर ग्राउंडिंग कर रखी है तो ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे कैसे आता है, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आया कहाँ से था, तो वो ग्राउंड यानी कि अर्थ अपनी धरती माता यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डिलीवर करती है, उस वजह से माइनस क्यू चार्ज आता है ना। ऑपोजिट फेसेस पे ऑपोजिट चार्ज, तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में भी पढ़ लो आप लोग, प्लस क्यू दिया है सिर्फ, A2 को तो आपने कोई चार्ज नहीं दिया है, तो वो अर्थ से आ जाता है बच्चा। अर्थ के पास अबंडेंस ऑफ चार्जेस है ना, धरती माता के पास कितना कुछ है देने को, हम लोग हमेशा लेते रहते हैं, वी शुड गिव इट बैक ऑल्सो समटाइम। तो वो अर्थ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल भी सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो ये नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस क्यू अर्थ से सप्लाई हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी हमने माइनस क्यू चार्ज दिया नहीं था, माइनस क्यू चार्ज ऑटोमेटिकली आ गया था अर्थिंग की वजह से। अब अर्थिंग नहीं करी तब क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज या तो आप दे दो, या अगर आप नहीं भी देते हो तो भी गॉसेस लॉ का रूल क्या है, ऑपोजिट फेसेस पे ऑपोजिट चार्जेस आने ही चाहिए, तो प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से आ जाएंगे, है ना। और अगर आपको यहाँ पे इस केस में निकालना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ध्यान देना इस पे, है ना, कि V प्लस कितना हो रहा है, फिर से मैं अंदर वाले स्फीयर पे प्लस क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं, तो के क्यू बाय R1, एंड अंदर वाले ही स्फीयर पे माइनस क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब माइनस क्यू के ये अंदरूनी में पॉइंट है, माइनस क्यू के ये पॉइंट अंदर में है, तो V प्लस में कैसे निकालूंगा, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R2। ये इक्वेशन समझ में आ रही है, ये इक्वेशन को अभी हम 3 बार लिख चुके हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रही है कि कैसे एक शेल के अंदर में के क्यू बाय R होता है, तो यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू क्या है, R2। ठीक है बेटा, तो अंदर वाले पॉइंट में फिर V माइनस कितना है यहाँ पे, के क्यू बाय, अब देखना है यहाँ पे माइनस मतलब नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना है, तो आप Q से R1 डिस्टेंस पे है और R2 डिस्टेंस पे है, आप प्लस Q से R2 डिस्टेंस पे है, और आप माइनस Q से भी सेंटर से R2 डिस्टेंस पे ही है। मतलब प्लस Q का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, R2 डिस्टेंस पे के क्यू बाय R2, एंड माइनस Q का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बच्चा, के माइनस क्यू बाय R2, क्योंकि वो तो सरफेस पे ही है, ये वाला पॉइंट क्या है, बड़े वाले स्फीयर की सरफेस पे ही है। तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा होगा सिर्फ इन दोनों टर्म्स में, समझ गए, क्योंकि आप अंदर में थे अब बाहर वाली स्फीयर पे आ गए हैं, तो प्लस क्यू का कंट्रीब्यूशन के क्यू बाय R1 से के क्यू बाय R2 हो गया, और ये दोनों टर्म तो सेम ही रहेगी। तो जब आप V प्लस माइनस V माइनस निकालेंगे ना, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा V या V प्लस माइनस V माइनस, वो कितना आ जाएगा, तो के क्यू कॉमन ले लूं अगर मैं, तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, है ना, और उसी से वो फॉर्मूला आता है, समझ गए। तो ग्राउंडिंग नहीं भी कर रखी तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, ये बात आप समझ गए। ग्राउंडिंग नहीं भी कर रखी है तो कैसे, हमने ये दोनों मेथड अपनी क्लास में भी हमेशा बताए हैं, और इनफैक्ट इसके अलावा एक और मेथड भी अपन ने क्लास में किया हुआ है, याद होगा आपको, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेट करके निकाला था। बट ये सभी में आंसर यही आता है,
R2 माइनस R1 डिनोमिनेटर में इस तरह का एक फॉर्मूला आता है। और ये फॉर्मूला आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है, चाहे हमने ग्राउंडिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है, ठीक है। अब ये तो बेसिक चीजें हैं, ये एक जेई एस्पिरेंट को पता होनी ही चाहिए। मतलब ये कुछ चीजें जो कि बोर्ड एस्पिरेंट्स को भी पता होती है लेकिन सभी को नहीं पता होती, ये भी बात, लेट्स बी रियलिस्टिक, है ना। कुछ बच्चे कमेंट में हमेशा फ्लेक्स करेंगे कि ये तो मुझे भी आता है, मतलब बोर्ड का एस्पिरेंट हूँ। बिल्कुल आनी चाहिए ना, बट कई बार नहीं आती है, दैट इज समथिंग विच इज सैड, है ना, कि ये फॉर्मूला आपको ग्राउंडिंग हो या नहीं हो दोनों केसेस में आ जाता है। बट एक क्वेश्चन जो मैं आपको हमेशा से पूछना चाहता हूं, अच्छा क्वेश्चन पे आने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फिर कैपेसिटेंस अगर क्यू पे और वी पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम एंड मीडियम, है ना। इस सिस्टम की ज्योमेट्री क्या है, R1 R2, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है फॉर्मूला हमेशा, और मीडियम पे भी, है ना। अगर अंदर में हम एक डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह K एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, वो भी बात आपको पता होगी। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। बट यस, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि कई बच्चों को चैलेंज करेगा, आई एम श्योर, एंड जो बच्चे इसको सही निकाल पाएंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के लाइव चैट में आंसर जरूर करना, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना सॉल्यूशन देखने से पहले, है ना। यू कैन से दिस इज अ जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन, है ना। जेई एडवांस तो नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ जेई मेन में भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जेई मेन में जिससे बच्चा जेई एडवांस में क्वालिफाई कर जाएगा। और जो बच्चा अगर इस क्वेश्चन को अभी सीख लेता है तो उसको ऑब्वियसली जेई में हेल्प मिलेगी। स्फेरिकल कैपेसिटर पे बहुत ही कम बार क्वेश्चन आए जेई मेन में, जेई एडवांस में जरूर आए हैं, बट यस हम बोल सकते हैं कि यार कभी भी आ सकते हैं ना। जैसे कि आपको पता है कैपेसिटर एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, हर जेई मेन में आता ही आता है, तो ये आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकता है अगर स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आज का सेशन है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर पे क्वेश्चन आ गया तो अच्छे खासे नंबर आपके पक्के हैं। क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में बच्चों क्या डिफरेंट है दिख रहा है आपको, क्या आपने प्लस क्यू चार्ज इस बार बड़े वाले स्फीयर को दिया हुआ है। प्लस क्यू चार्ज क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी लिखा होगा, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू बी, है ना, बी मतलब बाहर वाले को दिया हुआ है और अंदर वाले ए को, है ना, ए और बी मार्क कर लेते हैं अपन, डायग्राम भी बना लो, आपने अर्थ कर रखा है ना, ए को आपने अर्थ कर रखा है, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो एक बार अपना आंसर पहले निकाल लेना। I really want everyone to answer this question before you look at the solution. I'm pretty serious about it. तो एक बार आप लोग लाइव चैट में तो लिख ही रहे हैं, बट जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं एक बार अपना आंसर पॉज करके भी चाहे आप लिख सकते हैं, और मैं आपका आंसर इस पॉइंट पे पहले रिवील करूंगा फिर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, डील, ठीक है। पहले मैं आंसर रिवील कर रहा हूं इस पॉइंट पे। तो आंसर इस क्वेश्चन का ए नहीं है, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि इसका आंसर वही होगा जो पीछे वाले में था, नहीं, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर इनफैक्ट सी भी नहीं है। कई बच्चों को शायद लग सकता है कि इसका आंसर सी हो क्योंकि बाहर वाला कैपेसिटर आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो आइसोलेटेड कैपेसिटर अलग सिचुएशन में बनता है। तो ए और सी जिसने भी लिखा है वो गलत है, बी भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बच्चों बनता है डी फॉर दिल्ली। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और किसी ने डी निकाला है, वैसे थंबनेल पे भी आंसर दिया हुआ था तो वो हिंट था, बट डी कैसे आता है ये देखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी, रेडियस ए एंड बी, बी ग्रेटर देन ए वाले डायग्राम में दे रखा है आपको, कॉन्सेंट्रिकली एयर में रखे हैं, और प्लस क्यू चार्ज आपने सिर्फ बाहर वाले को दे रखा है, ठीक है। अब इस बाहर वाले को जो प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, क्या उसकी वजह से अंदर में कोई चार्ज आ सकता है ना। क्या आपने बाहर वाले को प्लस क्यू चार्ज दे रखा है तो क्या अंदर ए पे कोई चार्ज आना चाहिए, आ सकता है? तो देखो आ तो सकता है ना, आ तो सकता है क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पे ग्राउंड यानी कि अर्थ कोई माइनस क्यू चार्ज दे दे या क्यू डैश चार्ज दे दे। एक बार अपन कोई क्यू डैश चार्ज लेके चलते हैं, है ना, कोई भी क्यू डैश चार्ज जो कि अर्थ से आ भी सकता है और जा भी सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अर्थ सप्लाई भी कर सकती है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वी डोंट नो। एक बार इसको वेरिएबल क्यू डैश ले लेते हैं। तो अपने पास दो चीजें हैं, एक प्लस क्यू और इस पे क्यू डैश, ठीक है। इसका साइन भी अपने को नहीं पता है, लेकिन कंडीशन क्या इंपोज करनी है बच्चों कि अंदर वाले स्फीयर पे जिसको मैं 2 बोल देता हूं एक बार के लिए, V2 शुड बी 0, है ना। कंडीशन क्या इंपोज करनी है अपने को कि V2 शुड बी 0। अब अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज Q डैश की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? क्या चार्ज Q डैश
अपनी सरफेस पे यानी कि ए रेडियस पे के क्यू डैश बाय ए पोटेंशियल देगा बेटा, राइट। साथ ही साथ प्लस क्यू चार्ज जो कि बाहर में है वो अंदरूनी पॉइंट पे, प्लस क्यू चार्ज जो कि अंदर वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल रखता है, प्लस क्यू चार्ज अंदर वाले पॉइंट पे, एक शेल अपने अंदर वाले पॉइंट पे वही पोटेंशियल रखता है जो उसकी खुद की सरफेस पे होता है, मतलब के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। याद होगा आपको, शेल के अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। समझ में आ रही है बातें? तो ये चीज को हम इंपोज करके देखो क्या निकाल रहे हैं कि क्यू डैश इनफैक्ट एक नेगेटिव चार्ज है बट माइनस क्यू के बराबर नहीं है। क्यू डैश इनफैक्ट एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव तो आना ही चाहिए, प्लस क्यू के ऑपोजिट माइनस तो आना ही चाहिए, बट इस बार माइनस क्यू नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अर्थिंग की कंडीशन इंपोज कर रखी है, क्वेश्चन ने इंपोज कर रखी है कि अर्थ करना उसको जरूरी है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो करने के लिए आपको क्यू डैश की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, पहली स्टेप है ये इस क्वेश्चन की। दूसरी स्टेप वही है जो हम कर रहे हैं इतनी देर से। दूसरी स्टेप में आपको कैपेसिटेंस निकालनी है ना, तो इस चीज को लिखना भी अभी आपका हो गया 50-60% क्वेश्चन कि आपको अब यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो ये V प्लस माइनस V माइनस करना है, और V2 क्या था, बेसिकली आपकी नेगेटिव प्लेट हो गई। V2 आपकी नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल तो वैसे भी जीरो है, V2 आपकी नेगेटिव प्लेट है उसको अर्थ कर रखा है तो अर्थिंग की वजह से उसका पोटेंशियल वैसे भी जीरो है। V प्लस निकाल रहे हैं हम यहीं पे इसी स्टेप पे, तो ध्यान देना ये लास्ट स्टेप है अपनी सॉल्यूशन की कि कैसे आप लोगों को यहाँ पे V प्लस मतलब कि ध्यान देना जो पॉजिटिव प्लेट है उस पे पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है। तो अपने को पता है Q की वजह से के क्यू बाय उसका रेडियस कितना है B, ठीक है, एंड के क्यू डैश से भी आप B डिस्टेंस दूर है ना, Q डैश के भी सेंटर से आप B डिस्टेंस दूर हैं। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन लिख के आपका देखो आंसर आएगा के और B इनफैक्ट कॉमन ले लेते हैं। इनफैक्ट के क्यू बाय बी कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, देखना कि के क्यू बाय बी को अगर मैं कॉमन दे रहा हूं तो क्यू डैश बाय क्यू कितना है, क्यू डैश बाय क्यू माइनस ए बाय बी आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर चीज से आपका आंसर बन जाएगा कि नहीं। एंड एज यू नो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। मीडियम का एप्सिलॉन नॉट एंड ज्योमेट्री में बी स्क्वायर आ जाएगा क्या न्यूमरेटर में, क्या बी स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा, और R1 R2 दे रखा है तो R2 स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, यही थंबनेल पे आपने देखा होगा। तो ये बेटा एक क्वेश्चन हुआ जो कि थोड़ा सा अलग है, जो कि यूजुअली नहीं पूछा जाता है बट कभी भी जेई मेन में ही पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट तो जेई मेन लेवल का ही है, जो कि थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे कर पाएंगे, इसको बहुत ही मिनिमल बच्चे कर पाएंगे जेई मेन में अगर ये आता है तो, और जेई एडवांस में भी आ सकता है ना। वेरी वेल दिस कैन कम इन जेई एडवांस एमसीक्यू फॉर्मेट ऑल्सो एनी डे। ठीक है, समझ में आ गई चीज। तो हमने क्या किया इस बार, प्लस क्यू के अपोजिट माइनस क्यू अज्यूम नहीं किया, हमें हमेशा निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आप पीछे देखोगे तो अपन ने वो भी निकाला है, हमने यहाँ पे प्लस क्यू के ऑपोजिट माइनस क्यू मान नहीं लिया था, बट माइनस क्यू से ही पोटेंशियल जीरो आ रहा है, ये चीज को वेरीफाई किया था। तो प्लस क्यू के ऑपोजिट माइनस क्यू है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यू बाहर है तो अंदर में माइनस क्यू डैश आ रहा है। क्यू डैश की वैल्यू की वजह से चीजें अलग हो जा रही है। पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट जो कि बाहर वाली प्लेट है, इस बार फिर से देखना के क्यू बाई बी, ये वाली प्लेट पे के प्लस क्यू बाई बी एंड क्यू डैश का के क्यू बाई बी है ना, क्यू डैश बाई बी, क्यू डैश नेगेटिव है तो वो एक माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है, उस चीज का भी ध्यान रखना है। बी माइनस ए फैक्टर उसी से बनता है। अब चलो ये भी एक वार्म अप टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बच्चों को आता है। ये क्वेश्चन भी अपने जो भी बच्चे रेगुलरली इस साल अपने बैचेस में पढ़ रहे थे, अपने संभव सीरीज में पढ़ रहे थे, उनको आता ही आता है ऑफ कोर्स, बट मैं आपको कुछ और भी चीजें करवाने वाला हूं आज के इस सेशन में जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको आंसर कर देना है, फिर अपन देखेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन का पहले आंसर कर देना, देखना वही सेटअप है क्या। दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं ए और बी, रेडियस ए और बी है, इस बार R1 R2 नहीं है, एयर में है, सब कुछ है ना। अभी एयर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो के टाइम्स हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब दोनों को एक कॉपर वायर से कनेक्ट कर रखा है, ये चीज अलग है इस क्वेश्चन में। कैन यू सी दिस इज अ कॉपर वायर विच इज मेकिंग दीज टू गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर।
और कॉपर वायर मतलब कंडक्टर से अगर कनेक्ट कर दिया है तो क्या हो जाता है, और अर्थ नहीं किया इस क्वेश्चन में, देखो कहीं पे भी अर्थिंग नहीं है। तो ध्यान दो, ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह वर्क करता है और इस क्वेश्चन का आंसर सी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी बन जाता है। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे जिसने भी सी लिखा है बहुत ही बेहतरीन, नहीं लिखा है ध्यान देना है आपको कि कैसे अगर मैं अंदर वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज देता भी हूं, है ना, प्लस क्यू देता हूं सपोज में, तो बाहर वाले कैपेसिटर पे आ जाएगा वो अल्टीमेटली। एक चीज जो हमने शील्डिंग इफेक्ट में समझी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट, कि कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज दोगे वो बाहर में आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, वो अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखता है, शील्ड करके रखता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो बनाता है ना। तो अंदर में, और एक कंडक्टर का अलग से लेक्चर अपन ने कर रखा है, आप उसको भी देखें, कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी, अर्थिंग, शील्डिंग, ये सब कैसे वर्क करती है, गॉसेस लॉ से अल्टीमेटली वर्क करती है, वो सारी चीजें अपन ने दे रखी है। तो आप लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जैसे ही छोड़ते हो, अंदर वाले स्फीयर पे जैसे प्लस क्यू चार्ज लगाते भी हो, वो जल्दी से बाहर की सरफेस पे आ जाता है, मतलब कि अंदर चार्ज जीरो होना ही पड़ेगा, है ना। जब स्टेडी स्टेट बन जाती है, अंदर ए वाले स्फीयर पे चार्ज जीरो होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ये आपका गॉसेस लॉ को वायलेट नहीं करना चाहिए ना। गॉसेस लॉ मतलब ये गॉसियन सरफेस लिए मैंने, और क्योंकि यहाँ पे ये कंडक्टर के अंदर के पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए। तो अंदर वाले पे चार्ज जीरो होना ही पड़ेगा और बाहर वाले पे क्यू चार्ज आ जाएगा, और बाहर वाले पे क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे है? बाहर वाले पे क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज हम मानते हैं इन्फिनिटी पे है ना। ये आइसोलेटेड का फंडा है, किसी को नहीं पता, धुन ध्यान से सुनना इस चीज को, कि अगर आपका एक स्फीयर है जिसका रेडियस b है और एक और स्फीयर है जिसका रेडियस इन्फिनिटी है ना, r2 इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r1 इज बिकमिंग b, ठीक है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू उस सिचुएशन में कितनी कैपेसिटेंस देगा? c इज इक्वल टू 4πε0 r1 r2 by r1 वाला जो फॉर्मूला है ना, उसको अपन कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। वेरी इजी, बट लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो फिर उनको आगे के क्वेश्चंस में मजा नहीं आएगा। तो ध्यान देना इस चीज को। देखो, एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं, इनफैक्ट इस कैपेसिटर के फॉर्मूले को लिख सकते हैं, बट व्हेन R2 व्हिच इज द नेगेटिव प्लेट व्हिच वी आर अज्यूमिंग टू बी एट इन्फिनिटी। नाउ व्हाई वी आर अज्यूमिंग इट टू बी एट इन्फिनिटी? क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का रेफरेंस होता है। आपने जो भी डेरिवेशंस किए, चाहे ग्रेविटेशन के, चाहे कूलम्ब्स लॉ के, पोटेंशियल का रेफरेंस अपन कहाँ पे लेते हैं बेटा? इन्फिनिटी। क्यों लेते हैं ऐसा? क्योंकि इन्फिनिटी रखने पे, R2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखने पे आपका ये टर्म जीरो हो जाता है, पोटेंशियल का टर्म जीरो हो जाता है R2 को इन्फिनिटी रखने पे, और वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो बेसिकली अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव प्लेट इन्फिनिटी पे है, और उस केस में 4πε0 R1 मतलब B वाला आंसर आ जाता है। R1 की वैल्यू यहाँ पे B है, ठीक है। अब इस चीज को देखो, थोड़ा सा डिटेल में समझो, कुछ बच्चे शायद इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए होंगे इस पॉइंट पे, बट ध्यान देना, एक हेडिंग बना सकते हैं आप अपनी नोट्स में, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, है ना। आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब एक कंडक्टर का टुकड़ा है। एक कैपेसिटर की डेफिनेशन अपन ने क्या सुनी थी कि दो कंडक्टर्स एक दूसरे के पास पास रखे हुए, इंसुलेटेड मीडियम से सेपरेटेड, है ना। बट आइसोलेटेड कैपेसिटर के काइंड ऑफ लाइक यू है ना। आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब अकेला है, सिंगल है, लाइक मोस्ट ऑफ द जेईई एस्पिरेंट्स आर। एंड आइसोलेटेड कैपेसिटर के फंडे को अपन कैसे सॉल्व करते हैं कि एक ही कैपेसिटर है, एक ही कंडक्टर का टुकड़ा है ना, एक ही कंडक्टर है जिसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, डायग्राम भी बनाना है इसमें, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, और जो माइनस क्यू चार्ज नहीं है यहाँ पे, उसको आप इन्फिनिटी पे अज्यूम करते हो, है ना। यू अज्यूम दैट द अदर प्लेट विच इज कैरिंग माइनस क्यू चार्ज इज एट इन्फिनिटी। Now why do we do that? Because इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को रेफरेंस भी लेते हैं अपन, और नेगेटिव प्लेट अगर इन्फिनिटी पे तो वैसे भी जीरो पे है। मतलब जिस तरह के पहले दूसरे क्वेश्चन में अपन ने अर्थिंग किया था ना, उसी तरह से हम यहाँ पे अर्थिंग जैसे ही कंसेप्ट है, बट अर्थ कर नहीं रखा है, इन्फिनिटी पे मान लिया अपन ने कि वो पोटेंशियल जीरो हो गया है। फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल निकालना है ना, जो कि V हो गया सपोज, और कैपेसिटेंस की वैल्यू Q/V से निकालनी है। ये एक जनरल तरीका है। देखो, सारे ही क्वेश्चंस आप कैपेसिटर के लिटरली सारे क्वेश्चन मतलब जो सबसे सस्ते से सबसे चैलेंजिंग जो
फिजिक्स ओलंपियाड के भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें अगर कैपेसिटेंस पूछी है वो एक ही तरीके से कर पाते हो, कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन। हमने इस चीज को अपने लेक्चर्स में कई बार अप्लाई भी किया है। एक बार मैंने 4 स्टेप मेथड, एक बार मैंने 7 स्टेप मेथड भी आपको स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके बताया कि किस तरह से कैपेसिटेंस आप किसी भी सिचुएशन में निकाल सकते हो। दुनिया में जो भी कॉम्बिनेशन है, एक कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है, कैसे भी रखे हुए हैं, उनकी आप कैपेसिटेंस इजीली निकाल सकते हो जस्ट बाय अप्लाइंग दिस फंडा। दिस इज द बेसिक फंडा, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। तो ये C इज इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है बेटा। तो Q क्या होना चाहिए उसमें, Q चार्ज ऑन द आइसोलेटेड कंडक्टर, जो कि पॉजिटिव प्लेट होती है अपनी, एंड V इज द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, क्योंकि V माइनस नेगेटिव है तो V की वैल्यू V प्लस हो जाएगी, इस बार V माइनस नेगेटिव है ना। पोटेंशियल अपन इंफिनिटी पे 0 लेके चल रहे हैं। तो ये चीज को आप देखना स्फीयर के केस में, क्योंकि आज हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, ये एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे आप, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, है ना। आइसोलेटेड मतलब समझ गए, ये काफी रेलेवेंट भी है आपकी लाइफ से कि भाई अकेला एक स्फीयर है, काइंड ऑफ लाइक यू, जिसको आपने प्लस Q चार्ज दे रखा है, रेडियस R है उसका, सॉलिड है या हॉलो है मतलब नहीं है, क्योंकि कंडक्टर है तो सरफेस पे ही चार्ज होगा। बच्चों ये सॉलिड है या हॉलो है उससे फर्क पड़ेगा क्या, नॉट एट ऑल। वाई, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर, जिसके अंदर में भी चार्ज रख के छोड़ देंगे तो स्टेडी स्टेट में बाहर ही आ जाना चाहिए, कर्टेसी गॉसेस लॉ है ना, गॉसेस लॉ से ऐसा होना आवश्यक है। तो ये चीज को आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला भी जानते, कई बच्चे नहीं जानते, तो C इज इक्वल टू Q बाई V लगा रहे हैं हम यहाँ पे, देखो है ना। Q क्या है, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज Q ही रहने देंगे, और V क्या है, V प्लस माइनस V माइनस। Now what we are assuming here is that the negative plate is at infinity, तो V माइनस 0 है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, ये बात पता है क्या तुम्हें, ठीक है ना। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आज के सेशन को वो बच्चा भी समझ पाए जो कि लिटरली बोर्ड लेवल पे भी नहीं है, बट यस जो भी बच्चे अपने यार लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, चैनल पे रेगुलर रहो, आपको इतनी इन डेप्थ चीज़ें मैं आपको रेगुलरली बताते रहेंगे। अपने सारे एजुकेटर्स टाइम टू टाइम सेशंस करते हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे अपने JEE एडवांस में अल्टीमेटली। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है KQ बाय R, बच्चों पॉजिटिव प्लेट यानी कि इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है KQ बाय R, और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 हो गया, समझ गए, इन्फिनिटी पे तो 0 हो गया। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन रहा है अपना, R बाई K, कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो कि पिछले क्वेश्चन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B था, समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए कि प्लस Q चार्ज अगर B रेडियस पे है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B आंसर आ जाएगा। जनरल केस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आप लिख सकते हैं इस पॉइंट पे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो बताना, कोई भी डाउट है तो बताना बेटा। यस, यहां तक सब मस्त। आइसोलेटेड स्फीयर का कंसेप्ट आपको आ गया है ना, आप ही की जैसा है ये, आइसोलेटेड है, अकेला है बेचारा, अभी सिंगल है, लेकिन अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं हम, डेफिनेटली IIT में IITians को तो लिटरली मेनी पीपल सीक आउट है ना, मतलब उनके पेरेंट्स सीक आउट करते कि लड़का IIT में मतलब कुछ तो बात है उसमें, डेफिनेटली आपके रिश्ते को अप्रूवल मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए मेहनत कर लो, है ना, फिलहाल 1-2 साल अच्छे से मेहनत कर लो और आपको बिल्कुल उसके फ्रूट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक चैलेंज के रूप में देना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 3 जितना ही सिंपल है बट थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा दो तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, द 2 स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर्स A1 A2 रेडियस R1 R2 पे फिर से आ गए अपन, इनको Q1 Q2 अलग अलग चार्ज दिया है ना। तो आप एक डायग्राम बना लो, आप पूरे क्वेश्चंस मत लिखो, आप अपनी वो नोटबुक, एक अलग नोटबुक बनवाता हूँ मैं बच्चों से स्टार मार्क्ड क्वेश्चन की, तो उस नोटबुक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत ही डिफरेंट केसेज है कि दोनों को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है बच्चों, प्लस Q1 प्लस Q2, और रेडियस भी अलग अलग है। तो प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज देके आपने इनको एयर वगैरह में रखा हुआ है और कनेक्टेड बाय अ कॉपर वायर फिर से आपको दे रखा है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इन दोनों में एक कॉपर वायर यानी कि कंडक्टर से इनको कनेक्ट कर रखा है, ये भी दे रखा है। और आपको आंसर निकालना है बिफोर वी मूव इनटू द सॉल्यूशन। आपका आंसर लाइव चैट में कमेंट में होना चाहिए बेटा, आप पॉज करके भी इसमें टाइम ले सकते हैं कि कितना टाइम आपको लग रहा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिस्टम की क्या होगी, तो इस पॉइंट पे मैं आंसर रिवील कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। आई होप किसी ने C और D तो नहीं लिखा है,
मतलब सी और डी तो वैसे भी लग नहीं रहे, R1 R2 दोनों पे डिपेंड करेगा। किसी ने ए लिखा है तो क्लियरली तुक्का मारा है। मतलब अब देख लो ए आंसर 2 क्वेश्चन में नहीं रहा है ना, इससे और इससे पिछले से पिछले सेकंड क्वेश्चन में भी ए आंसर नहीं था। तो आप वो फॉर्मूला रट के जेई क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर्मूला रटा हुआ है और अगर आप जेई एग्जाम में बैठ रहे हो, फिर आपको ये ऑप्शन सबसे पहले दिखेगा, है ना। साइकोलॉजी क्या होती है कि ये वाला ऑप्शन एग्जामिनर तो डालते ही है ट्रैप करने के लिए बच्चों को, बट वो आपको सबसे पहले दिखेगा, बाकी सब ब्लर हो जाएगा, मतलब बाकी सारे लॉजिक वगैरह सब ब्लर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बी है बेटा। बी कैसे आता है ध्यान देंगे। अब मेरे पास ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दोनों का साइन मेंशन नहीं किया हुआ एक तरह से, मतलब प्लस क्यू भी लिख सकता था बट माइनस नहीं लिखा है एटलीस्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार ये क्या है, आपके 2 पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर प्लस Q1 एंड प्लस Q1 एंड प्लस Q2 कनेक्टेड हैं कंडक्टर से। यहाँ देखो इसका डायग्राम अलग से बनाएंगे। एंड इनकी जो करस्पॉन्डिंग नेगेटिव प्लेट्स है ना, इनकी जो करस्पॉन्डिंग स्फेरिकल शेप की नेगेटिव प्लेट्स जिस पे माइनस Q1 होगा, जिस पे माइनस Q2 होगा, वो कहाँ पे मान रहे हैं अपन, वो कहाँ मान रहे हैं बेटा, वो इन्फिनिटी पे मान रहे हैं। इन्फिनिटी पे मान लें, आइसोलेटेड हैं दोनों बट एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये हिंट है इस क्वेश्चन का, है ना। इससे आंसर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आ जाएगा कि दोनों प्लस Q और प्लस Q1 और प्लस Q2 कनेक्टेड है और उनकी जो नेगेटिव प्लेट्स हैं माइनस Q1 और माइनस Q2 इन्फिनिटी पे हैं और वो भी कनेक्टेड है। अब 2 चीजें इन्फिनिटी पे है तो दोनों का पोटेंशियल सेम है बेटा, 0। 2 चीजें इन्फिनिटी पे है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों को भी मैं कनेक्टेड मान सकता हूं। यस और नो? यस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार ये प्योर ज्ञान है बच्चों, इसमें मजा नहीं आ रहा है मतलब यू आर नॉट मेंट टू बी इंजीनियर। बाय द वे इंजीनियरिंग के लिए या साइंस में रुचि अगर आप रखते हैं तो इस पॉइंट पे मजा तो आ रहा होगा जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मजा आ रहा है तो एक लाइक बटन भी दबना चाहिए इस पॉइंट पे। मतलब जिसने लाइक नहीं दबाया ऑलरेडी क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो माइनस Q1 माइनस Q2 दोनों इन्फिनिटी पे हैं और दोनों सेम पोटेंशियल पे, तो उनको भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो दिस राइट हैंड डायग्राम इज नथिंग बट इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल। समझ गए? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैं C1 प्लस C2 यूज कर सकता हूँ। और C1 कितना है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो बी ऑप्शन कैसे आ रहा है आपको समझ में आ रहा है इस पॉइंट पे? यस और नो? बी ऑप्शन आ कैसे रहा है? ए तो ट्रैप ऑप्शन है, बी कैसे आंसर आ रहा है समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएशंस हैं, समझ गए? अपन सेम कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स पे अलग अलग वेरिएशंस डाल के देख रहे हैं कि कैसे कैसे आंसर बन सकते हैं और कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ऑप्शन जो कई बच्चे रट के जाते हैं, लिटरली कई बच्चों को लगता है कि जेई जो है वो एग्जाम रटने का एग्जाम है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे भी ये नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये आंसर गलत पड़ गया और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये आंसर किसी ने अगर लिखा भी हो ना तो भी गलत है। वैसे ये गलत है, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन में कर देता हूँ। समझ गए आप लोग? तो ये ट्रैप ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना, काफी सिंपल था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 2 और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आई विल कीप देम एज अ चैलेंज टू एवरीबडी नाउ, वेदर यू आर अ जेई मेन एस्पिरेंट, जेई एडवांस एस्पिरेंट के लिए मेनली। तो कि यार आप अगर इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं और फिर 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा तो जल्दी से फिनिश करते हैं इस सेशन को, है ना। ऑलरेडी आधा घंटा का हो गया है तो लंबा हो गया थोड़ा। एनीवे, तो ये आपके 2 सिमिलर कंडक्टर्स है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ डी फ्रॉम ईच अदर इन द एयर। नाउ सी, इस बार प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया है, इस बार आर और आर रेडियस सेम है वैसे, है ना। पिछले डायग्राम में रेडियस अलग था। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पिछले में? कि प्लस क्यू चार्ज दे रखा है और माइनस क्यू चार्ज दे रखा है ना। सेकेंड वाले को माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, नेगेटिव ऐसे बना रखा है, अपन ऐसे बना देते हैं। एंड दोनों का रेडियस सेम है, दोनों डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है। इफ यू सी इन द एंटायर क्वेश्चन, कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है, डी मच ग्रेटर देन आर दे रखा है, कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम निकालना है। एनी आंसर्स इन द लाइव चैट बच्चों? लाइव चैट में आंसर कर दो एक बार, ABCD अपना आंसर कर दो। मेक श्योर कि आपका एक आंसर ABCD में आ जाए और आप इसकी शुरुआत करोगे। देखो ये कनेक्टेड नहीं है ना, इस बार क्या है, ये अलग है और ये अलग है, ये कनेक्टेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इस फॉर्मूले से आ सकता है।
क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू दे रहे हैं ना हम, तो क्यू चार्ज आपने पॉजिटिव प्लेट को दे रखा है और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का डिफरेंस, मतलब जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसी से आंसर आएगा इसका। अभी रुक जाओ, मुझे भी आंसर याद नहीं है इसका, बट डेफिनेटली इसका आंसर सी या डी में नहीं है ना। इसका आंसर सी या डी तो नहीं है। अगर कोई तुक्का मार ही रहा है कि लॉग में आ जाएगा किसी तरह, तो वो नहीं है। वैसे सी और डी के अलावा कुछ आंसर अगर आपको अभी बन रहा है तो जल्दी से बता दो। और यस, वी पॉजिटिव क्या लेंगे हम, है ना, वी पॉजिटिव को कितना लेंगे, तो ध्यान देना कि पॉजिटिव प्लेट ये है अपनी, है ना, और दोनों सेपरेटेड बाय एयर है, कनेक्टेड नहीं है। ये क्वेश्चन में आपने कंडक्टर नहीं लगाया, ये डिस्टेंस डी बताने का एक तरीका है कि ये डी मच ग्रेटर देन आर है और कनेक्टेड नहीं है बाय द वे, है ना, इसमें कहीं पे भी। तो आपको क्या लेना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू अलग अलग पोजीशन पे लेने हैं, है ना। एक तो होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एक के ऊपर एक, जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के होते हैं जनरली। ये क्या है, सेपरेटेड स्फीयर्स है ना। तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को के क्यू बाय कैपिटल के क्यू बाय स्मॉल आर, है ना। इसकी सरफेस पे क्या होगा, इसकी सरफेस पे इसकी खुद की वजह से। और चलो मैं एक बार आंसर रिवील कर देता हूं। तो इस पॉइंट पे आंसर ए भी नहीं है, किसी ने ए लिखा है तो गलत है, बी आंसर ही है इसका भी, है ना। इसका भी आंसर बी है, इस क्वेश्चन का आंसर बी आना चाहिए। देखना कैसे आता है, यहाँ पे ध्यान दो। तो आप पॉजिटिव प्लेट प्लस क्यू को लेके चल रहे हैं और प्लस क्यू का के क्यू बाय आर जो पोजीशन है, और माइनस क्यू का के माइनस क्यू बाय डी। अब ये क्या हो रहा है, माइनस क्यू का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा डी डिस्टेंस पे, है ना। माना डी मच ग्रेटर देन आर है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह हो गया। एक स्फीयर का रेडियस बहुत कम है, डिस्टेंस ज्यादा है उससे, तो आप उसको पॉइंट चार्ज का इफेक्ट देते हैं। वैसे भी स्फीयर के बाहर क्या होता है, पॉइंट चार्ज का इफेक्ट ही आता है, जैसे ग्रेविटेशन में पॉइंट मास का इफेक्ट आता है। तो माइनस क्यू से डी डिस्टेंस पे पॉजिटिव प्लेट है, तो माइनस क्यू का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया। ये इक्वेशन समझ में आई, नहीं समझ में आया तो फिर से वी माइनस भी देखना, है ना। वी माइनस मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये मैं लिख रहा हूं के माइनस क्यू बाय आर, माइनस क्यू की सरफेस पे माइनस क्यू बाय आर हो गया, एंड प्लस क्यू से आप कितने डिस्टेंस पे हो, डी डिस्टेंस पे हो, तो वो क्यू का भी कंट्रीब्यूशन लेना है ना। यहाँ पे माइनस का तो ले ही रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखोगे तुम, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय खुद का एंड के क्यू का डी डिस्टेंस पे, के इंटू, इसको हटा दो, के इंटू अरे क्यू बाय डी डिस्टेंस पे। समझ गए, ये बात समझे आप लोग, ठीक है। सो वंस यू डू दिस यू कैन सी दैट दीज टू टर्म्स गेट कैंसल्ड, है ना। ये वाली और ये वाली टर्म आपकी वैसे कैंसिल नहीं हो रही है, ऐड ही हो रही है एक तरह से। और चलिए Q को एक बार कैंसिल कर देते हैं, Q जहां पे भी एक बार उसको कैंसिल कर देते हैं। K को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/r प्लस 1/r 2/r आ रहा है, उससे आंसर आता है ना। 2/r आ रहा है, बट d वाली टर्म भी कैंसिल नहीं हो रही, ध्यान दो। ये -1/d और यहाँ पे भी -1/d, तो -2/d आंसर आ रहा है। और इसकी वजह से आपको 4πε0 डिवाइडेड बाई 2/r वाली टर्म आ रही। वैसे भी d मच ग्रेटर देन r है ना, d मच ग्रेटर देन r है, तो इसको 0 से अपन टेंड करवा देंगे और इस केस में आपका आंसर 2πε0r आ जाता है, विच इज बी ऑप्शन। तो देख लेना एक बार आंसर कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है सबको, है ना। डी वाली टर्म कैसे आ रही है एक बार समझ लो कि यार ये जो पोटेंशियल है ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, के क्यू बाय आर, है ना, खुद का तो आ ही जाएगा। बट देखना माइनस क्यू का यहाँ पे डी डिस्टेंस पे कंट्रीब्यूशन, माइनस क्यू से ये वाला स्फीयर डी डिस्टेंस पे, तो वो डी वाली भी टर्म लिखो आप एक बार और उसको फिर आप हटा दोगे तो वो 1/r 2 बार आ रहा है, तो 2πε0r आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेशन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि यार मेरे सॉल्व किए बिना आप इसको एक बार आंसर कर दें। और ये काफी सिमिलर है, अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले से एकदम सिमिलर है। दो मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस ए और बी ले लो, सेपरेटेड है ना। सेपरेटेड है मतलब कनेक्टेड वाला नहीं है, इससे पहले अपन ने कनेक्टेड वाला क्वेश्चन किया था R1 R2 में। ये सेपरेटेड है एंड कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज, तो एज यू कैन अगेन सी, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि इसमें भी चार्ज नहीं दिया हुआ है। अब जिन क्वेश्चंस में चार्ज नहीं दिया हुआ है वहां पे आपको चार्ज चढ़ाना है, जिन क्वेश्चन में चार्ज नहीं दिया हुआ है वहां पे आपको Q1 Q2 चार्ज चढ़ा देना है ना। Q चार्ज यहाँ पे लगा देना है,
बट इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, तो आप लोग मुझे जल्दी से बताना, है ना। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज मैंने लगा दिया है, एक पॉजिटिव प्लेट हो गई, एक नेगेटिव प्लेट हो गई, एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आर रेडियस सेम था, हिंट भी दे रहा हूं, और इस वाले क्वेश्चन में ए और बी रेडियस अलग अलग है ना। और डी इज वेरी लार्ज तो बोल रखा है, बट डी में आंसर देना है आपको। ऑप्शंस देख के एक बार आप लोग आंसर दे दो। इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी? सी इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एक और ऑप्शन में बनाता हूँ, है ना, एक और ऑप्शन भी मैं बनाता हूँ। सारे ऑप्शन रमेश, सुरेश, महेश जैसे दिखने चाहिए। 1/a प्लस 1/b माइनस, तो ई ऑप्शन भी हो सकता है। 5 ऑप्शन वाला देख लो एक बार, अपने ऑप्शंस देख लो, और आंसर अभी मैं रिवील करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे फिर से क्या लिख देंगे, v प्लस इज इक्वल टू के क्यू बाय ए, के माइनस क्यू बाय डी, है ना। तो आई थिंक यहां तक आपको काफी कुछ समझ में आया होगा आज के सेशन में। जो बच्चे अपने रेगुलर है उनको तो सब कुछ आ गया होगा। आई एम वेरी श्योर जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा चैलेंज लगा होगा, बट इफ यू मेड इट दिस फार इन द सेशन, एक चीज जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, दिस सपोर्ट्स द चैनल, एंड इसको शेयर करना अपने उन दोस्तों में जो कि लिटरली किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहाँ पे वो लाखों की फीस पे करके जा रहे हैं, और उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे पढ़ी है कि नहीं, ये भी उनसे पूछना है ना। कि हम भी जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते थे और बहुत फीस, स्पेशली मुंबई में मैंने और समीर सर ने कई सालों तक पढ़ाया है, वो वहाँ पे बहुत फीस होती थी। बच्चे 4-5 लाख भी 2 साल की फीस देते थे, है ना। तो आप लोग उनसे पूछिएगा ज़रूर कि क्या ये चीज़ आपने इतनी लाखों की फीस देने के बाद भी सीखी है, एंड इफ़ नॉट तो आपको पता ही है कि किस चैनल को रेगुलरली फॉलो करना है। तो के माइनस क्यू बाय बी, माइनस क्यू के आप सरफेस पे हो और प्लस क्यू से डी डिस्टेंस पे हो, प्लस क्यू से डी डिस्टेंस पे हो। तो इस पॉइंट पे आई होप ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया होगा। काफ़ी सिंपल है यार, अपने बच्चे भी काफ़ी समझदार है। तो ए आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। और ए आंसर के लिए आप पहले ये दोनों लिख लो, और उसके बाद वही जो आपका कैपेसिटेंस का मेन फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय V प्लस माइनस V माइनस, वो लगा दो। तो वो लगाते से आपको ये Q बाई डी और Q बाई डी 2 बार आ रहा है ना, और 2 बार आ रहा है इसलिए 2/d वाली टर्म बनेगी। ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था बाकी सभी ऑप्शंस में। एक और मैंने ऑप्शन बनाया, बट ये 2π नहीं आता, 4π ही आता है, तो वो भी देख लेते हैं अपन। और ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 2 more questions as homework. Will you do them? And do you think you can do them on your own without looking at the comments? है ना, पहले कमेंट्स को मत देखना, फिर उसके बाद अपना आंसर निकाल के कमेंट्स देख सकते हो आप, और एक बार देख लेना है ना आपका आंसर इसमें बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना 1/a प्लस 1/b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस 1/d माइनस 1/d 2 बार आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d आपका आंसर आना चाहिए। न्यूमरेटर में वही 4π एप्सिलॉन नॉट। एंड एज यू नो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, हालांकि चार्ज कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होता है पैरेलल में, ये चीज़ भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। इस डिफरेंस को अपन ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो यस बच्चों, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोथ ऑफ दीज आर सिंपल, है ना। होमवर्क नंबर 1 क्वेश्चन को एक बार देख लो, आंसर करने से पहले कमेंट में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद सॉल्व करके, वैसे बड़ा ही ओरल क्वेश्चन है ना, ये भी वो कनेक्टेड बाय कॉपर वाला क्वेश्चन है, तो ये आपसे हो ही जाएगा। आंसर मैंने आपको यहाँ पे साइड में भी दे दिया है। और एक और होमवर्क क्वेश्चन है जो थोड़ा सा देख के भयानक लग सकता है, देख कर ये काफी भयानक लगेगा, क्योंकि 1 2 3 स्फीयर है यहाँ पे, तीनों कॉन्सेंट्रिक है। बट इसका आंसर अगेन बड़ा सिंपल है। 90% ऑफ आवर ऑडियंस कैन डेफिनेटली डू दिस ओरली, है ना। आप ओरल कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एक बार पॉज करके सॉल्व करना, कमेंट में आंसर दोनों क्वेश्चन का छोड़ देना। यहाँ पे साइड में भी मैंने आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का। तो यस बच्चों, चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहें। ये एक टीम उड़ान का इनिशिएटिव है, JEE 1 द नंबर 1 IT JEE चैनल, और टीम उड़ान आपको रेगुलरली इसी चैनल पे अब गाइड करेगी। अगर आप इससे पहले भी हमसे पढ़ते थे, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। और कुछ नए बच्चे हैं अपने चैनल पे, डेफिनेटली आप लोग 9th 10th 11th 12th जहाँ पे भी हैं, आप अपनी JEE की प्रिपरेशन, नीट की भी इनफैक्ट प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। अपने बहुत सारे बच्चे एम्स में भी सिलेक्टेड है, आज की डेट में वो एम्स में है, एम्स से पास आउट भी हो गए,
मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो यस बच्चों, आप लोग डेफिनेटली फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए इस चैनल पे रिलाई कर सकते हैं। एंड हर एक सेशन को बहुत ही प्यार से हम बनाते हैं, तो उनको सपोर्ट कर दिया करें लाइक करके और शेयर भी करके अपने दोस्तों में, कि उनको भी ये चीज़ें चैलेंजिंग लगती है, कैसी लगती है, पूछ भी सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सी यू सून।